हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी स्ट्रेटजी के साथ बेटा आपको मेहनत करनी है। कुछ दिन पेपर के लिए और रह गए हैं, इस स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा मेहनत करते रहेंगे और इसी तरीके से अपनी आगे की जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यूटी के साथ करते रहेंगे। चलिए, आज एक विशेष टॉपिक कक्षा 12 के लिए फिर से लेके आए हैं हम, जिसका नाम होगा बेटा आपके पास एम्पियर का परिपथीय नियम। जिस तरीके से हम लोगों ने गॉस के नियम के बारे में चर्चा की है, अगर जिन लोगों ने बच्चों ने वीडियो गॉस के थ्योरम के नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, तो उनको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ आज हम मैग्नेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने काफ़ी 3-4 डेरिवेशन किए थे, जिसमें बायो-सेवर्ट का नियम आपके पास था, ये भी आपके पास प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और इसके साथ फिर हमने लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट में संबंध निकाला था। एक धारावाही रेखीय चालक जो चालक तार था वो आपका परिमित लंबाई का था, उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र आता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ये कुछ हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे। अब हम क्या करेंगे बेटा, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? एम्पियर का परिपथीय नियम। और एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, जैसे गॉस थ्योरम होता है ऐसे एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। तो पहले हम क्यों ना गॉस थ्योरम को ही लर्न कर लेते हैं, गॉस थ्योरम को याद कर लेते हैं। गॉस थ्योरम हमें बताती है बेटा वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी देती थी, वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी देती थी। और जो हमारा एम्पियर का नियम है ये हम लोग यूज करते हैं जब हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है। जिस तरीके से गॉस की प्रमेय का उपयोग वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता था, उसी प्रकार एम्पियर का परिपथीय नियम हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए करते हैं। इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर कर गई होगी। अब इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि गॉस का जो नियम था बेटा वो एक बंद सर्किट के लिए, बंद परिपथ के लिए लगाते थे। कि हमारे पास क्या हुआ करता था, एक बंद पास हुआ करता था, एक बंद परिपथ हुआ करता था, या किसी बंद पृष्ठ हुआ करता था, तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स हुआ करता था फाई, वो उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना हुआ करता था। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या है बेटा? ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। जबकि एम्पियर का परिपथीय नियम भी बिल्कुल ऐसे ही रिलेट करता है, यानी कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो हमें बताता है कि सबसे पहली कंडीशन एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए ये है कि हमारे पास बेटा एक क्या होना चाहिए, बंद सर्किट होना चाहिए, एक बंद परिपथ होना चाहिए। ठीक है बात? ठीक है बेटा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम की पहली कंडीशन ये है कि जब भी आपको एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां पर धारा बह रही है उस धारा के अराउंड आपको क्या खींचना है, एक बंद परिपथ खींचना है, एक बंद पृष्ठ खींचना है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो हम इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि हमारे पास कोई करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, ये लीजिए, तो अगर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो कितना बन रहा है बाय द एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो आपकी पहली प्राथमिकता होगी कि इसके अराउंड आप क्या खींचेंगे, एक बंद सर्किट खींचेंगे। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक धारावाही चालक है, तो इसके अराउंड चारों ओर ऐसे हम क्या खींच लेंगे, एक बंद परिपथ खींच लेंगे। ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है वो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एम्पियर के परिपथीय नियम को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा भी जाता है हमसे और इसके एप्लीकेशन जरूर आते हैं। ठीक है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार एम्पियर के परिपथीय एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार क्या होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर किसी बंद परिपथ के चारों ओर, किसी बंद परिपथ के चारों ओर, किसी बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का
चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में, उस परिपथ में, उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, उस परिपथ में प्रवाहित, उस परिपथ में प्रवाहित, उस परिपथ में प्रवाहित, उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा, कुल धारा I का म्यू नॉट, कुल धारा I का म्यू नॉट या चुंबकीयशीलता, रेखीय समाकलन म्यू नॉट गुना होता है, 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 म्यू नॉट गुना होता है। किसी बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का कितना होता है बेटा? कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको जब हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं बेटा, जब उसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये हो गया। बंद सर्किट की बात करते हैं जब भी तो हम क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो आपके पास जीरो लिखा है इसका मतलब है किसी बंद परिपथ की बात हो रही है, और ये समाकलन है तो समाकलन लिख दिया। रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया बेटा? वेक्टर V। और आपने जो रेखीय समाकलन लिया होगा, जो परिपथ बनाया होगा, उसकी डीएल क्या है? उसका एक छोटा सा क्षेत्रफल, छोटी सी क्या है? लंबाई है। जो आपने परिपथ खींचा होगा, बंद परिपथ, उसमें जो लंबाई रही होगी उसका क्या होगा? एक छोटा सा डीएल एलिमेंट हो गया। तो इसी को हम लोग जो मैथमेटिकल फॉर्म में ये जो लिखा हुआ मान है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये जो इतनी बात है, किसी बंद परिपथ का रेखीय समाकलन, तो ये रेखीय समाकलन हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो रेखीय चुंबकीय क्षेत्र ये B हो गया, और डीएल मतलब है रेखीय समाकलन, ठीक है। उसमें प्रवाहित धारा, तो उसमें प्रवाहित धारा मतलब I का कितना होता है बेटा? म्यू नॉट गुना होता है। I का कितना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। दिस इज द थ्योरम ऑफ गॉस थ्योरम। ये क्या होती है बेटा? गॉस थ्योरम होती है, ठीक है। सॉरी, दिस इज द थ्योरम ऑफ एम्पियर परपथीय लूप, एम्पियर परपथीय लूप, ठीक है। एम्पियर का परपथीय नियम का जो आपके पास स्टेटमेंट है वो ऐसा होता है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो B इंटू B डॉट डी एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? B डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू I म्यू नॉट, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट खेलते हैं तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो आता है, जहां थीटा क्या होगा बेटा? डीएल और बीच के बीच बना हुआ कोण, जहां डीएल क्या होगा? डीएल क्या होगा? डीएल और बी के बीच बना हुआ कोण क्या होगा? थीटा। अब हम यहाँ पे बात करें कि जो हमने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं उनका स्टेटमेंट क्या है और उनको हम सिंबल में क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि बी को क्या कहते हैं? आप बी को कहते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो डीएल होता है वो है परिपथ के अल्पांश की लंबाई, परिपथ के अल्पांश की लंबाई। इसके बाद थीटा क्या है बेटा? यहाँ पे थीटा है बी व डीएल के बीच कोण, बी व डीएल के बीच कोण क्या है बेटा? बी व डीएल के बीच कोण, ठीक है। और आई जानते ही हम क्या है बेटा? धारा है। आई क्या है बेटा? धारा है। और जो आपका म्यू नॉट है, जो म्यू नॉट है उसे हम लोग निर्वात की क्या कहते हैं बेटा? चुंबकशीलता कहते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट वो था आपके पास स्टेटमेंट, इसको आप याद रखेंगे। क्या होता है? बी डॉट डी एल को क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसके अंदर प्रवाहित कुल धारा I का
म्यू नॉट गुना होता है। उसका कितना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसको जब हम ओपन करते हैं तो उसका आंसर आता है v, यानी पहले वाले आपका वेक्टर का परिमाण दूसरे वाले वेक्टर का परिमाण और उनके बीच की कोज्जा का गुणनफल। तो इस तरीके से हम b डॉट डी एल कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार याद कर लीजिए। इसके थ्रू हम अपनी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ए बी डॉट डी एल का होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस परिपथ के अंदर प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और इसका हम प्रूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रूफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, आगे हम इसका प्रूव करेंगे कि कहाँ से आया ये जो वैल्यू है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए प्रूव करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? प्रूव करने के लिए हमारे पास जो हमने एक परिमित लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, परिमित लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, उसमें हमने जो डेरिवेशन किया था उस डेरिवेशन का एक अनुप्रयोग है केस। तो जब भी हम इसको हम याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे जब भी हम प्रूव कर रहे होते हैं तो याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है कि अनंत लंबाई का क्या हो बेटा? जब भी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका होता है कितना? म्यू बी बराबर वी बराबर म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई बाई आर। क्या होता है बेटा? म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ये बहुत अच्छा अपने पास फॉर्मूला होता है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना होता है। ठीक है, याद रखना होता है। अनंत लंबाई का धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न होता है। तो हम जब बात करते हैं प्रूफ की, एम्पीयर परपथीय नियम का प्रूफ, एम्पीयर के परपथीय नियम का प्रूफ, ये भी पूछा जाता है बेटा। एम्पीयर के परपथीय नियम का प्रूफ। एम्पीयर के परपथीय नियम का क्या करना है अपन को बेटा? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। चलिए प्रूफ करते हैं। हमने आपको बताया है बेटा, जब भी आप कोई भी डेरिवेशन तैयार करें, जब भी आप कोई डेरिवेशन सॉल्व करें, तो पहली प्राथमिकता आपकी होती है कि हमें जो जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को तैयार करना। चलिए हमारे पास क्या है? एम्पीयर का परपथीय नियम प्रूव करना है। और एम्पीयर के परपथीय नियम में हमें इतनी जानकारी है कि अपने पास चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए और उसमें धारा जो बह रही है उसका मान होना चाहिए। इसके बाद उसके अराउंड क्या होना चाहिए? बंद परिपथ होना चाहिए। चलिए इतना काम हम करते हैं। तो इसके लिए आप इसको याद रखेंगे, तो इसको बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं हम। इसको क्या कर दे रहे हैं? बॉक्स में बंद। और यहाँ पे हम वही डायग्राम बना रहे हैं जो ये हमसे कहना चाह रहे हैं। ये हो गया अपने पास कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक। क्या हो गया बेटा? एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है? धारावाही चालक में करंट फ्लो करानी है आपको। तो मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है बेटा कितनी? आई करंट फ्लो हो रही है। हमें चूंकि एम्पीयर का परपथीय नियम लगाना है तो हम क्या करेंगे? इसके अराउंड एक खींचेंगे, क्या आपका बंद परिपथ। तो हमने क्या किया? इस चालक से स्मॉल आर दूरी पर कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर, और इस स्मॉल आर त्रिज्या का क्या खींच देंगे? एक अपने पास एक स्मॉल आर त्रिज्या का क्या खींच लिया हमने? एक वृत्ताकार लूप खींच लिया, वृत्ताकार परिपथ खींच लिया। स्मॉल आर त्रिज्या का क्या खींच लिया? एक वृत्ताकार लूप खींच लिया हमने। ठीक है, वृत्ताकार हमने क्या खींच लिया बेटा? एक लूप खींच लिया। चलिए, तो इस धारावाही चालक से हमने क्या खींच लिया? एक स्मॉल आर त्रिज्या का कोई लूप खींच लिया। तो एक अपने पास क्या हो गया बेटा? अपने पास धारावाही चालक हो गया। इसके अराउंड क्या खींच लिया हमने? इसके अराउंड एक हमने क्या खींच लिया बेटा? बंद परिपथ खींच लिया। तो ये आपके पास बंद परिपथ हो गया। ठीक है, तो बंद परिपथ के बाद एक वृत्ताकार बंद परिपथ होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। ठीक है, ये लीजिए। तो एक बंद परिपथ हो गया। इसमें धारा कितनी बह रही है बेटा? आई बह रही है, अनंत लंबाई का है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे ये देख लीजिए। एम्पीयर परपथीय नियम के रूप में लिखेंगे, माना एक धारावाही चालक है अनंत लंबाई का जिसमें धारा आई बह रही है। इससे स्मॉल आर दूरी पर या इससे स्मॉल आर दूरी का
हमने क्या खींचा, त्रिज्या लेके एक वृत्ताकार लूप खींचा। अब हमने क्या किया, इसके वृत्त पर एक बिंदु क्या था, ये था आपके पास P। इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या रखा है बेटा, नियम पढ़ा रखा है। नियम क्या होता है, धारा की दिशा में अंगूठा, जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दिशा में क्या लगाएंगे आप, ऐसे उंगलियों को फैलाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की ओर। तो हमें ऐसे इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दे रहे हैं, ठीक है। और चूंकि ये जो लूप होगा, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो लूप होगा ये इसके अराउंड ऐसा होगा, इसके अराउंड होगा। तो जब आप डीएल की डायरेक्शन लगाएंगे तो हम इस पर जब छोटा सा एक क्या लेंगे, डीएल, इस पर एक छोटा सा एक डीएल जब आप लोगे तो डीएल की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, डीएल की जो डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ होगी बेटा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र V की डायरेक्शन होगी वहीं आपकी DL की डायरेक्शन होगी। तो V और DL के बीच में जो यहाँ एंगल बन रहा होगा, V व DL के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा बेटा, थीटा होगा। थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए हम क्या करते हैं, एम्पियर का परपथीय नियम जब इसमें लगाएंगे तो पहले आपने ये सुन लिया कि हमें क्या करना है, एक धारावाही चालक लेना है, स्मॉल r त्रिज्या के इसके अराउंड क्या खींचना है, एक वृत्ताकार लूप खींचना है। उसके वृत्ताकार लूप पर एक कोई बिंदु P लेना है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने B मान रखा है कि इसका मान चुंबकीय क्षेत्र कितना है B, और जो आपने धारावाही चालक लिया उसकी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो DL की डायरेक्शन को बताएगी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे वायो-सेवर्ट का इसमें नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, वायो-सेवर्ट का नियम। वायो-सेवर्ट के नियम से, वायो-सेवर्ट के नियम से, वायो-सेवर्ट के नियम से, वायो-सेवर्ट के नियम से धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या बन जाएगा बेटा, μ0 अपॉन 2π I/r। क्या बन जाएगा, I/r बन जाएगा। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम कर रहे हैं कि इस बंद पृष्ठ का चुंबकीय समाकलन क्या होगा, या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होगा। तो हम लिख रहे हैं बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो गया, रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन जब आप इसको लिखेंगे तो हमने आपको बताया था कि इसके लिए क्या लिखना होगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसको जब ऐसे ही आप आगे बढ़ाएंगे, इसको जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl को जैसे आप खोलेंगे तो क्या आएगा, v वेक्टर v b का परिमाण dl का परिमाण दोनों के बीच की कोज्जा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl जब इसको करते जाएंगे आप सॉल्व तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बेटा, आप यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट, सॉरी वेक्टर नहीं लगाना है, v dl कॉस थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि dl और v की दिशा एक ही है। तो कॉस क्या हो जाएगा, 0। अब कॉस 0 हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl कितना बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ v dl बनेगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। कितना होता है बेटा, कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। चलिए आगे करते हैं बेटा इसको सॉल्व। जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान ली, क्या कर ली, फर्स्ट, और इसको मान लिया सेकंड। तो समीकरण हम लोग सेकंड में फर्स्ट का मान रख देंगे। समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर, जैसे आप समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखेंगे तो क्या होगा, आप देखिए ध्यान से, क्या होगा आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे ये वाली वैल्यू आप, तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ b की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो μ0 अपॉन 2π I/r, और इसके साथ क्या है, dl है बेटा, क्या है, dl है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl
इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये वाली वैल्यू पूरी कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे अपन, तो म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब जो dl इंटीग्रेशन है, dl क्या है, इस लूप की छोटी सी लंबाई, जो आपने इसके अराउंड वृत्ताकार लूप खींचा था उसकी एक छोटी सी लंबाई है कितनी, dl। अब चूंकि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का मतलब बेटा होता है संपूर्ण लंबाई की बात हो रही है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, संपूर्ण लंबाई। तो जब आपने वृत्ताकार लूप खींचा होगा तो उसके अराउंड जो उसकी पूरी लंबाई रही होगी वो किसके बराबर रही होगी बेटा, परिमाप के बराबर रही होगी। तो हम यहाँ पे dl की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम dl की जगह लिख सकते हैं परिमाप। क्या लिख सकते हैं बेटा, परिमाप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जो dl है, dl क्या है, वृत्त की क्या है, परिधि, वृत्त की परिधि। जब वृत्त की परिधि होगी बेटा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl को 2 पाई r लिख सकते हैं। चलिए जब 2 पाई r लिखेंगे इसलिए आप फिर से सॉल्व कर रहे हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई बाई आर, और dl की जगह पे लिख देंगे 2 पाई r, r से r कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बचा, देखिए क्या बचा बेटा, अपने पास बचा है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो नॉट आई, म्यू जीरो नॉट आई। यही तो क्या है एम्पियर का बेटा परिपथीय नियम, यही एम्पियर का, यही क्या है बेटा, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, परिपथीय नियम है। ये क्या है बेटा, एम्पियर का परिपथीय नियम है। आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार बी डॉट, पहले सबसे पहले हमने क्या किया, इस धारावाही चालक के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, तो इसका मान हमने आपको लिखवा दिया था, तो हमने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान लिख लिया बायो-सैवर्ट के नियम से। फिर रेखीय समाकलन लगाना था हमें, तो रेखीय समाकलन लगा दिया। डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा के लिए हमने क्या कर लिया, डीएल और बी की डायरेक्शन देख ली, तो जहां बी की डायरेक्शन है वहीं डीएल की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में कौन कितना बन रहा है बेटा, 0। जैसे ही सॉल्व करा तो बी डॉट डी एल आ गया, बी का मान हमने यहाँ से उठा के रख दिया। डीएल का मतलब होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब पूरे वृत्त का आपको क्या लेके चलना है, परिमाप लेके चलना है, तो वृत्त का परिमाप या परिधि 2 पाई आर होती है। ठीक है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसमें हम लोग जब एम्पियर के परिपथीय नियम का क्या कर रहे होंगे बेटा, अनुप्रयोग कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास इसका नियम का उपयोग हमारे पास सामने आएगा। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। जब तक के लिए देखते रहिए आप फिजिक्स बाय आशीष सर। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके, आपकी भी मदद हो सके। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व, अपना कैरेक्टर हमेशा अच्छे तरीके से विकसित कर दिए ताकि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।